आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके पहले तक हम लोगों ने अपने क्लास 6 के सिविक्स के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, और आज हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की ओर। इसको शुरू करेंगे और इसको भी ख़त्म करेंगे। चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार जिसको लोगों ने चुना हो। किसने चुना हो? लोगों ने चुना हो। जैसे एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया हमारा इंडिया है, भारत। जैसे हमारा भारत इंडिया जो है, यहाँ पे हम लोग अपने गवर्नमेंट को खुद से चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वोट देकर। कैसे चुनते हैं? वोट देकर। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार जिसको किसने चुना हो? लोगों, आम आदमी ने चुना हो, वो भी वोट देकर। एग्जाम्पल हमारा इंडिया में लोग जो गवर्नमेंट को चुनते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो बनता है, उस गवर्नमेंट में वो सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको किसने चुना है? हम लोगों ने चुना है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब समझिएगा, ऐसा गवर्नमेंट जिसको किसने चुना हो या फिर किसने बनाया हो? पीपल ने, यानी कि आम आदमी ने बनाया हो, है ना। वोट देकर हम लोग चुनते हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वही चैप्टर का मतलब है कि की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हुआ, पहली बात तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समझ आ गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा गवर्नमेंट, हिंदी में कहते हैं सरकार, ऐसा गवर्नमेंट या फिर ऐसा सरकार जिसको लोगों ने, यानी कि पब्लिक, यानी कि पीपल, यानी कि हम आम आदमी ने मिलकर बनाया हो। कैसे बनाते हैं हम लोग? वोट देकर। क्या करके? वोट देकर, ठीक है। अगला, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे गवर्नमेंट बनेगा, हम आम आदमी उसको मिलकर चुनेंगे, तो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। की एलिमेंट्स का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या क्या मेन चीज़ होता है, तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। आइए, तो चैप्टर का मतलब समझ में आया पूरा। चैप्टर का मतलब सिंपल सा है कि ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार जिसको आम आदमी चुनेगा वोट देकर, और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। एलिमेंट्स का मतलब कैसे बनता है, क्या बेनिफिट है, इसका क्या फ़ायदा है, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में? समझिए पहले क्या लिखा हुआ है। देखो, इंट्रोडक्शन में है डेफिनेशन ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड क्या होता है समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस इज कॉल्ड अपार्थीड। जब आप इंसानों में बंटवारा कर देते हैं उसके जाति और उसके रंग के भेद बेसिस पर, उसी को हम लोग कहते हैं अपार्थीड। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। साउथ अफ्रीका का कहानी है। साउथ अफ्रीका में जब अंग्रेजों ने रूल किया, देखो अंग्रेजों का राज हमारे भारत में भी रहा है, पता आप लोगों को। लगभग अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया है। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पे भी राज किया है। तो अंग्रेज जब साउथ अफ्रीका पे राज कर रहे थे ना, तो अंग्रेज ऐसे एक बात और, साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? थोड़ा काले होते हैं, है ना, ब्लैक होते हैं वो थोड़ा। तो जब अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने वहाँ पर रूल कैसे स्टार्ट किया स्टार्ट पता है आपको? उन्होंने सारे काले लोगों को एक तरफ कर दिया रहने के लिए, और सारे गोरे लोगों को, गोरे मतलब अंग्रेजों को, एक तरफ कर दिया। नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। तो आगे तो अंग्रेजों ने सारे अफ्रीका के काले लोगों को एक तरफ कर दिया और अपने खुद अंग्रेज एक तरफ हो गए। तो जब किसी इंसान को उसके कलर, यानी कि उसके रंग और उसके जाति के आधार पे बांट दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं अपार्थीड। जैसे हमारे इंडिया में ना कास्ट सिस्टम बहुत पहले चलता था। कास्ट सिस्टम एक होता है अपार्थीड, एक होता है कास्ट और एक होता है अपार्थीड। समझिए, कास्ट में क्या होता है? इंसान को कास्ट के बेसिस पे अलग किया जाता है कि ये ब्राह्मण है तो ये अलग होगा, है ना, ये दलित है तो ये अलग होगा। इसको हम लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा था। लेकिन अपार्थीड क्या होता है?
जब आप रंग के आधार पे लोगों को बांट देते हैं उसको कहते हैं अपार्थेड। समझ में आ रही है बात? तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है बताओ, अपार्थेड या कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम। हमारे इंडिया पे ज़्यादातर क्या है, कास्ट सिस्टम है। मतलब हम लोगों ने हमेशा से लोगों को जाति के आधार पे बांट के रखा है कि इसका कास्ट ये है तो ये अलग रहेगा, इसका कास्ट ये है तो ये इधर रहेगा, वो उधर रहेगा, इस तरीके से। तो जब आप कास्ट के बेसिस पे लोगों को बांट देते हैं तो वो कहलाता है कास्ट सिस्टम, लेकिन जब आप रंग के बेसिस पे लोगों को बांट देते हैं तो वो कहलाता है अपार्थेड। समझ में आ गया बात अब? तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछे कि बताओ अपार्थेड का मतलब क्या समझते हैं आप, तो सिंपल सा बताइएगा, अपार्थेड का मतलब होता है लोगों को बांटना, वो भी किस बेसिस पर, उसके रंग के बेसिस पर। काले हैं तो अलग रहेंगे, गोरे हैं तो अलग रहेंगे, इस प्रकार से मिलजुल के कभी नहीं रह सकता। जैसे हमारे इंडिया में था ना पहले, आज से बहुत समय पहले, अपर कास्ट और लोअर कास्ट कभी साथ नहीं रह सकते थे। अपर कास्ट अलग रहेगा और लोअर कास्ट अलग रहेगा। उसी प्रकार से अपार्थेड में भी होता है, काले लोग अलग रहेंगे और गोरे लोग अलग रहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं अपार्थेड। अब समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में। यहाँ पे ना इस चैप्टर को समझाने के लिए आपके बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है अब साउथ अफ्रीका का। जब आप साउथ अफ्रीका को अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक सिस्टम होता है अपार्थेड। आइए थोड़ा हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं अपार्थेड होता क्या है, अच्छी तरीके से समझेंगे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपार्थेड समझ में आ गया। अपार्थेड का सिंपल सा मतलब है लोगों को बांटना, लोगों को अलग अलग कर देना। किस बेसिस पे? रंग के बेसिस पे। काला है तो अलग रहेगा, गोरा है तो अलग रहेगा, इस बेसिस पे जब आप लोगों को बांटते हैं तो यही कहलाता है अपार्थेड। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना केस अफ्रीका को लेकर। क्या लिखा हुआ है समझो ध्यान से। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका के अंदर ना बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं। बहुत प्रकार के रेसेस का मतलब यहाँ है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब सब इंसान ही हैं, लेकिन कोई बहुत काला है तो हल्का काला है, कोई ब्राउन है ना, कोई इस प्रकार के लोग, मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग। जैसे आप हमारे इंडिया में देखोगे तो इंडिया में ज़्यादातर लोग कैसे हैं, सांवले हैं। सांवला का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा हम लोग गोरे हैं, ना बहुत ज़्यादा हम लोग काले हैं। हम लोग कैसे हैं भाई, हम लोग सांवले हैं, है ना बहुत ज़्यादा हम लोग गोरे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा काले हैं, हम लोग सांवले हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका का बात करें तो साउथ अफ्रीका में बहुत प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत काला है तो कोई हल्का काला है तो थोड़ा कोई और उससे कम काला है, कोई ब्राउन है ना, कोई डार्क ब्राउन है। इस प्रकार के लोग अफ्रीका में बहुत सारे पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीकन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीका के लोगों को 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला वाइट, जिसमें केवल उजले वाले लोग रहेंगे, मतलब कि केवल पूरा वाइट लोग रहेंगे। उसके बाद ब्लैक, केवल काले वाले लोग रहेंगे। उसके बाद इंडियन जो यहाँ से गए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इंडिया के लोग साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा है, समझाते हैं, कहानी समझाता है आपको, समझिए। जब अंग्रेज राज कर रहे थे हमारे इंडिया और अफ्रीका पे, साउथ अफ्रीका पे, तो अंग्रेजों ने इंडिया के बहुत सारे लोगों को, कहाँ लेकर गए थे वो लोग, अफ्रीका लेके गए थे खेतीबाड़ी करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो साउथ अफ्रीका में 3-4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, पहले भी और आज भी। पहला वाइट, जो कि बिल्कुल गोरे हैं, और यहाँ पे गोरे का मतलब कौन, अंग्रेज। और दूसरा ब्लैक का मतलब कौन, अफ्रीका के वहाँ के लोग। और इंडियन जो इंडिया से अफ्रीका गए थे ना खेती बाड़ी करने के लिए, जिसको अंग्रेज पकड़ के लेके गए थे, वो इंडियन। एंड कलर्ड रेसेस का मतलब हो गया जो इन तीनों के अलावा भी यदि कोई है तो इन चारों प्रकार के लोग साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे, और इन चारों को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे पाए जाने वाले लोग बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हैं। पहला तो वाइट लोग यहाँ पे हैं, यानी कि अंग्रेज हैं। ब्लैक यानी कि साउथ अफ्रीका के वहाँ के खुद के लोग हैं। और इंडियन जो कि इंडिया से गए थे। एंड कलर्ड रेसेस का मतलब हो गया कि
ब्लैक, वाइट और इंडियन के अलावा यदि कोई और वहाँ पे है तो उसको हम लोग कलर्ड वाले कैटेगरी में डाल देंगे। तो इन चारों को अलग अलग बांट दिया था अंग्रेजों ने, ठीक ना। आगे, साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज। साउथ अफ्रीका में शुरू से सिस्टम रहा है अपार्थाइड लॉज का, मतलब कि लोगों को बांट दिया जाता था रंग के आधार पे, कि तुम गोरे हो तो तुम इधर रहोगे, तुम काले हो तो गंदे इलाके में रहोगे, तुम इंडियंस हो तो उधर रहोगे, है ना। इस प्रकार से लोगों को बांट के वहाँ पे रूल किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द लॉ, ध्यान समझिएगा, दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज। अपार्थाइड लॉ के हिसाब से साउथ अफ्रीका में ये कानून था कि कोई भी आदमी काला हो या चाहे गोरा हो, मतलब काले वाले के लिए, काले जितने भी लोग हैं सबके लिए सुविधा अलग है, गोरे लोगों के लिए भी सुविधा अलग है, इंडियंस के लिए भी सुविधा अलग है, मतलब कोई भी एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहेगा, सबका रंग अलग है तो सब अपना अपना अलग अलग रहेगा। इस प्रकार का सिस्टम वहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद देयर वेर सेपरेट हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेज, ट्रेन्स, बसेस एंड बस स्टॉप फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल। सोचो, काले लोगों के लिए और गोरे लोगों के लिए, सभी के लिए हॉस्पिटल अलग था, मतलब काले लोगों के लिए हॉस्पिटल अलग, गोरे लोगों के लिए भी हॉस्पिटल अलग, एम्बुलेंस भी अलग, ट्रेन, बस स्टॉप, ये सब दोनों के लिए अलग अलग वहाँ पे हुआ करता था पहले। सोचो, मतलब साउथ अफ्रीका में रूल किस हिसाब से किया जाता था, रंग के हिसाब से, और सभी के लिए सुख सुविधा अलग अलग था। अंग्रेजों का मानना था कि काले लोग अलग होते हैं, इसलिए उनको हम लोग अपने साथ नहीं मिलाएंगे, उनके लिए सारा सुख सुविधा अलग रहेगा, हमारा सारा फैसिलिटी अलग रहेगा, ठीक है। आगे, उसके बाद है नॉन वाइट्स वेर नॉट अलाउड टू वोट। जो कि वाइट वाले नहीं थे, मतलब कि जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था साउथ अफ्रीका में। सोचो, मतलब ब्लैक लोगों को साउथ अफ्रीका में वोट देने का भी अधिकार नहीं था। आगे, द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल एंड द वर्स्ट अवेलेबल लैंड वाज फॉर नॉन वाइट। सोचो, साउथ अफ्रीका में जो सबसे अच्छा ज़मीन है, जो सबसे अच्छा इलाका है रहने के लिए, उस इलाका में कौन रहते हैं बताओ, वाइट पीपल, यानी कि अंग्रेज। और सबसे गंदा इलाका जो है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे कौन रहते हैं, ब्लैक लोग। जरा ये इमेजिन करिए आप, साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं, मतलब ज़मीन साउथ अफ्रीका का, लोग साउथ अफ्रीका के, लेकिन इसके बावजूद इनको कहाँ रहना पड़ रहा है, ऐसे ज़मीन पे, ऐसे इलाके में जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा इलाका है। और अंग्रेज जो कि साउथ अफ्रीका के नहीं हैं, उनको रहने के लिए मिल रहा है अच्छा अच्छा जगह, अच्छा अच्छा इलाका। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत ही गंदे तरीके से रूल किया था, लोगों को रंग के आधार पे बांट के, कि ब्लैक है तो ये इधर रहेगा, वाइट है तो ये इधर रहेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद है वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, स्वेटो इसको हम लोग पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे ना एक ब्लैक टाउनशिप है, मतलब एक ऐसा इलाका है जहाँ पे केवल और केवल ब्लैक लोग ही रहते हैं, उस इलाका का नाम है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। इस इलाका में केवल ब्लैक लोग ही रहते थे, ठीक है, और इनका नाम है सोवेटो। साउथ अफ्रीका में जगह है, वहाँ पे इसका नाम है सोवेटो। अफ्रीकन्स लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय द वाइट्स एंड जुलू वाज स्पोकन बाय नॉन वाइट्स। अफ्रीकन लैंग्वेज जो है ये कौन बोलते थे, अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे वाइट लोग, ओके। मतलब कि जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो भाषा बोलते थे अफ्रीकन्स, लेकिन जो काले लोग थे वो भाषा बोलते थे जुलू। जुलू वहाँ का भाषा है, तो दोनों के लिए भाषा भी अलग है। सोचो, मतलब कि जो अंग्रेज हैं, जो वाइट लोग हैं, वो अफ्रीकन्स बोलेंगे जो अफ्रीका का भाषा है, और जो काले हैं वो जुलू भाषा बोलेंगे, तो भाषा भी अलग है, भाषा भी दोनों का अलग है। उसके बाद यदि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में ANC बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अंग्रेजों ने इसी तरीके से अफ्रीका पे काफ़ी लंबे समय तक राज किया, लोगों को काले और गोरे में बांट के। उसके बाद अफ्रीका के लोगों ने मिल के बनाया एक पार्टी, एक ग्रुप, जिसका नाम क्या पड़ा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मतलब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये एक ऐसा ग्रुप था, ये एक ऐसा पार्टी था
जो किसने बनाया? अफ्रीका के काले लोगों ने मिलकर बनाया। क्यों बनाया था? ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जा सके। अंग्रेज कर क्या रहे थे बताओ? अंग्रेज लोगों को रंग के आधार पे, काले और गोरे के आधार पे बांट के लोगों के ऊपर रूल कर रहा था, है ना। जैसे देखो, आपको ना कहानी समझाते हैं। जैसे भारत में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया ना, उसी तरीके से अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पे भी राज किया है। आप ऐसे समझिए, भारत में देश, मतलब भारत देश हमारा, सारे सोने चांदी हीरे मोती सारे हमारे, लोग हमारे, जमीन हमारे, किसान हमारे, सब कुछ हमारा। लेकिन फ़ायदा कौन उठा रहा था? अंग्रेज उठा रहा था। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका का ज़मीन किसका है? साउथ अफ्रीका के लोगों का है। वहाँ का सारा रिसोर्स किसका है? साउथ अफ्रीका के लोगों का है। लेकिन वहाँ पर रूल कौन कर रहा है बताओ? अंग्रेज कर रहा है। तो काफ़ी लंबे समय तक सहने के बाद अफ्रीका के लोगों ने डिसाइड किया कि अंग्रेज बहुत गलत काम कर रहे हैं, हमारा अधिकार हमें को नहीं दे रहा है और हम ही लोगों को मार पीट रहा है, जबकि देश हमारा है, लोग हमारे हैं, फ़ायदा हमको मिलना चाहिए। लेकिन फ़ायदा उठा कौन रहा था? अंग्रेज उठा रहा था। तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि अंग्रेज़ों को अब यहाँ से खदेड़ के भगाना है। तो उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और हाँ ANC इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और इस ग्रुप का केवल एक ही काम था। काम क्या था? कि जो अपार्थाइड सिस्टम है अफ्रीका में, जो अंग्रेजों ने बनाया है रंग के आधार पर बांटने का और रूल करने का, इसको पूरी तरीके से हटाना है। नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर था। लीडर का नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने काफ़ी लंबे समय तक अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, इन्होंने अंग्रेजों के साथ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। ठीक है, आगे। फाइनली इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वेर कंसिडर्ड इक्वल। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया कि अफ्रीका में ये अपार्थाइड सिस्टम हटाया जाए और सबको बराबर अधिकार दिया जाए, चाहे वो काला हो या गोरा हो, कोई भी आदमी हो, सभी को क्या मिलेगा? बराबर अधिकार मिलेगा। इसके लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी था, उन्होंने काम किया और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। मतलब वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और वहाँ पे हर प्रकार के लोगों को बराबर अधिकार मिला। सोचो, बराबर अधिकार मिलने का मतलब है कि सब कोई अब वहाँ पे क्या थे? इक्वल थे, सब बराबर थे। देखो, साउथ अफ्रीका के केस को पढ़ने के साथ हम लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इस कहानी में आपको ये सिखाया गया है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है, साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं। काले भी हैं, बहुत काले भी हैं, हल्का काले भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग जो कि इंडिया से जाके वहाँ पे बस गए हैं। इंडिया से लोग वहाँ पे कब गए? अंग्रेज़ों के टाइम पे गए। अंग्रेज़ इंडिया से ज़बरदस्ती लोगों को जहाज़ में ठूस के अफ्रीका लेके जाते थे खेती करवाने के लिए। तो अफ्रीका में हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन वहाँ पे जब अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ों ने लोगों को बांट दिया। किस आधार पे? रंग के आधार पे। काला अलग रहेगा, गोरा अलग रहेगा। काले उस इलाका में रहेंगे जो कि सबसे खराब इलाका है साउथ अफ्रीका का, और गोरे उस इलाका में रहेंगे जो साउथ अफ्रीका का सबसे अच्छा वाला इलाका है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे ये रूल करता था, काला और गोरा का भेदभाव करके। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये सब चीज़ बर्दाश्त के बाहर होता चला गया अफ्रीका के लोगों के माइंड से। तो अफ्रीका के लोगों ने एक ग्रुप बनाया, अपना एक पार्टी बनाया जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ और फाइनली 1994 में अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। मतलब वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम पूरी तरीके से हट गया। अब काला और गोरा में भेदभाव वहाँ पे नहीं किया जाता है, बल्कि हर प्रकार के लोग अब वहाँ पे शांति से रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये समझाया जा रहा है कि किस तरीके से अफ्रीका में सिस्टम पहले ख़राब था, है ना। रंग के ऊपर भेदभाव होता था, अंग्रेज़ पूरा फ़ायदा उठाते थे, अफ्रीका के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन बाद में अफ्रीका के लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत उन लोगों ने प्रयास किया, तब जाके वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम 1994 में ख़त्म हुआ और वहाँ के लोगों को एक अच्छा सा ज़िंदगी मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है,
चलिए इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है पार्टिसिपेशन। अब इसमें क्या है, चलिए इसमें भी 3-4 पॉइंट है, इसको भी खत्म ही कर लेते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट में हम लोग सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? मतलब गवर्नमेंट का सीधा सीधा हिस्सा हम लोग बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। तो फिर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं। कैसे? वोट देकर। हर इलाका से अपना एक आदमी जीतता है कि नहीं, चुनाव बताओ। हर इलाका से एक आदमी चुनाव जीतता है, इलेक्शन जीतता है, जीत जाता है। तो हम आम आदमी गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा गवर्नमेंट में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। अपने लीडर को ही हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। उसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं और वो जाके हमारे लिए सरकार में बैठता है, कानून बनाता है, हमारे लिए बात करता है ना, वही हमारे लिए सारा काम करता है। तो कहने का मतलब है कि एक आम आदमी कभी भी गवर्नमेंट में सीधा सीधा नहीं जा सकता, कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो फिर वो करता क्या है, फिर हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोट देकर, और वो जाके फिर हमारे लिए गवर्नमेंट में काम करता है, हमारे लिए काम कानून वगैरह सब कुछ वो अपना बनाता है, करता है। इन इंडिया का बात करें, द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हम लोग अपने इंडिया में हर बार गवर्नमेंट को कितने साल के लिए चुनते हैं? 5 साल के लिए। मतलब हर 5 साल पे इंडिया में क्या होता है, चुनाव होता है और सरकार बदल जाता है। समझ में आ रही है बात? मतलब हम लोग इंडिया में हर 5 साल के लिए ही गवर्नमेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं, और हर 5 साल पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, फिर सरकार बदल जाती है। ध्यान रखिएगा कि इंडिया में कितने साल पे चुनाव होता है, यानी कि कितने साल पे गवर्नमेंट चेंज होता है? हर 5 साल पे, है ना। 5 साल पे चुनाव होता है और फिर गवर्नमेंट बदल जाता है। If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is the moment when people can sense their power in a democracy. यदि आप चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट पहले था हमारे पास वही दोबारा रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट, जो सरकार पहले था वही यदि दोबारा पावर में रहना चाहता है, दोबारा गवर्नमेंट में रहना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा। तभी तो लोग उसके अच्छे कामों को देखकर उसको वोट देंगे। क्या ऐसे वोट मिल जाता है? नहीं, ऐसे वोट तो नहीं मिलता है। तो वो अच्छे अच्छे लगातार काम करेंगे, तभी जाकर हम लोग उनको दोबारा वोट देंगे, वो दोबारा जीतेंगे, उसके बाद फिर वो दोबारा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, आगे और इस समय पे हम लोगों को अपना सबसे रियल पावर पता चलता है। देखो, डेमोक्रेसी यानी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पावर यदि किसी के पास है तो वो एक आम आदमी के पास है। क्योंकि एक आम आदमी सरकार बना भी सकता है तो सरकार बिगाड़ भी सकता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी के पास सबसे बड़ा पावर किस चीज़ का है? वोट का। वो जिसको वोट दे देगा वो सरकार में आ जाएगा, यानी कि वो सरकार उसका बन जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगा। जिसको वो नहीं देगा वोट, वो हार जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है डेमोक्रेसी में? एक आम आदमी यानी कि एक पीपल के पास होता है। ठीक है, आगे। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। तो हमारे कंट्री में किसी भी गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है गलत काम करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो अगले बार चुनाव जब होगा तो हमको हरा दिया जाएगा, है ना, लोग वोट ही नहीं देंगे हमको। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया में हर 5 साल पे चुनाव होता है, यानी कि सरकार बदलता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए यदि कोई गवर्नमेंट, यदि कोई सरकार चाहता है कि हमको दोबारा पावर में आना है, दोबारा सरकार बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसके अच्छे कामों को देखकर वोट देंगे उसको, है ना। चलिए, तो इस वाले टॉपिक में यही कहा गया था। अच्छा एक बात और, क्या हम लोग गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हम लोग गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है, फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, यानी कि हम लोग अपने लीडर को वोट देकर जिताते हैं और वो जाके फिर गवर्नमेंट में हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए नियम कानून बनाता है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था उसको फटाक से रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जो टॉपिक था हमारा पिछले क्लास का वो था पार्टिसिपेशन, याद है किसी को? बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। हालांकि हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, साउथ अफ्रीका के बारे में भी पढ़ा था, हमारा इंट्रोडक्शन भी हुआ था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो गया था, साउथ अफ्रीका के बारे में भी पढ़ चुके थे हम लोग, और एक टॉपिक था हमारा पार्टिसिपेशन, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, है ना। पार्टिसिपेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम आम आदमी यानी कि एक कॉमन पीपल गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा सीधा सीधा नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, यानी कि हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं वोट देकर, फिर वो हमारे लिए गवर्नमेंट में जाता है, वो हमारे लिए फिर काम करता है, हमारे लिए अच्छा नियम कानून बनाता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे कितने साल पे गवर्नमेंट चेंज होता रहता है, 5 साल पे, है ना। हर 5 साल पे चुनाव होता है और हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज हो जाता है। नहीं, हर देश का अपना अलग अलग है। जैसे हमारे भारत का बात करें तो भारत में हर 5 साल पे चुनाव होता है, ठीक है। आगे ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद है हमारा आज का टॉपिक, वो है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। क्या कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम लोग गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आइए उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पहला पॉइंट है इसमें, इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। हम लोग बात करें अपने इंडिया यानी कि अपने भारत का, तो भारत में हर 5 साल पे चुनाव होता है और गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। इससे ना एक गवर्नमेंट को डर बना रहता है कि यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में हमको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। इसीलिए हर गवर्नमेंट जब भी आता है, कोई भी गवर्नमेंट बनता है तो वो पूरा कोशिश करता है कि अच्छा काम किया जाए, लोगों के लिए भलाई का काम किया जाए, ताकि लोग हमको अगले 5 साल के बाद भी दोबारा चुने और दोबारा हम गवर्नमेंट में आ जाए, है ना। तो हमारे भारत का बात करें तो हर 5 साल पर चुनाव होता ही रहता है। Members of the minor community like Dalits, Adivasis, women and other are able to participate in any kind of movements or campaigns। हमारे इंडिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, मिडिल कास्ट भी है ना। तो हर प्रकार के लोगों को यहाँ पे अधिकार है कि वो जिस भी प्रकार का कैंपेन करना चाहे, मूवमेंट करना चाहे, मतलब कि सरकार के खिलाफ यदि नारेबाजी भी करना चाहे तो वो नारेबाजी कर सकता है। मतलब चाहे वो दलित हो, आदिवासी, दलित मतलब लोअर कास्ट हो, आदिवासी मतलब जंगलों में रहने वाले लोग हो, महिलाएं हो, या फिर कोई और भी प्रकार के लोग हो, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे गवर्नमेंट का ध्यान उधर जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि सरकार यदि उनके लिए काम नहीं करती है तो ये लोग क्या करने लगते हैं, रैली निकालते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, चक्का जलाने लग जाते हैं टायर का, है ना। इस तरीके से ये क्या करना चाहते हैं, ये इस तरीके से गवर्नमेंट का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बातों को भी सुने, हमारे लिए भी काम करे। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार के लोगों के पास हमारे इंडिया में ये अधिकार होता है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, रैली कर सकता है, धरना कर सकता है, रोड जाम कर सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि सरकार का ध्यान उसकी ओर जाए। उसके बाद न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करें तो जैसे न्यूज़पेपर हो गया, फिर से मैगजीन्स हो गया, फिर से टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़ हो गया, ये रेडियो हो गया, ये सही में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस चीज़ में पता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के अलग अलग बातों को डिस्कस करने में। जैसे कोई भी कानून बनता है तो उस कानून का न्यूज़ आता है टीवी में, रात को, दोपहर को, शाम में, हर वक्त वो कानून का बारे में बात होता रहता है। न्यूज़पेपर में भी छपता है, रेडियो में भी चलता है। कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, है ना, ये सब एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी प्रकार के चीज़ों को बताने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, किस प्रकार के फैसले ले रहे हैं गवर्नमेंट, इन सारे प्रकार के बातों को बताने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है बात, है ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमारे यदि इंडिया से न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो,
मैगजीन ये सब हटा दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका इन्फॉर्मेशन आपके तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, ये भी अपना अलग तरीके से अपना काम करते रहते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे भारत में हर इंसान के पास ये अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकता है, सरकार मुर्दाबाद इस प्रकार का नारा भी लगा सकता है, रोड भी जाम कर सकता है, रैली भी कर सकता है ना, ताकि सरकार का ध्यान उसकी ओर जाए और सरकार उसके बातों को सुने। ओके, उसके बाद न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, टीवी, रेडियो, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ताकि सरकार क्या कर रही है लोगों को बताया जा सके। ठीक है, आगे सरकार का क्या जिम्मेदारी है ये सब लोगों को बताया जा सके, इसके लिए टीवी वगैरह बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद है अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू। जैसे हमारा एक इंडिया कंट्री कैसा कंट्री है भाई? डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। मतलब यहाँ पे लोगों के पास अधिकार होता है अपने लीडर को चुनने का। कैसे चुनते हैं हम लोग? वोट देकर चुनते हैं। तो इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है ना। तो और यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग खुद चुनते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा। कैसे चुनते हैं? वोट देकर चुनते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को डेमोक्रेसी में बेनिफिट मिलता है। मतलब कुछ ऐसा बेनिफिट है जो डेमोक्रेसी में मिलता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि इंडिया में कुछ कुछ बेनिफिट आपको मिलता है। क्या क्या बेनिफिट मिलता है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेटिंग थ्रू वोटिंग। सबसे पहला आपको जो बेनिफिट मिलता है वोटिंग का, मतलब कि आप अपना लीडर वोट देके चुन सकते हैं। ये पहला अधिकार आपको मिलता है इंडिया में। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार क्या काम कर रही है, सरकार क्या काम नहीं कर रही है, कहाँ पैसे खर्च कर रही है, कहाँ पैसे खर्च नहीं कर रही है, इन सारे प्रकार के चीज़ों को आप जान सकते हैं, सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसमें इंटरेस्ट दिखाना। इंटरेस्ट दिखाने का मतलब है कि सरकार से सवाल जवाब करना कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो ये सब अधिकार हमारे पास है। क्या बाकी कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्या वहाँ पर सरकार से सवाल जवाब कर लेंगे कि आप इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे आप सवाल जवाब। यदि जब आप करेंगे तो फिर आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके खिलाफ हम लोग जवाब उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार का हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं सरकार से। अगला है पार्टिसिपेटिंग बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इन द फॉर्म्स ऑफ धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। यदि सरकार अच्छे काम नहीं करेंगी, यदि सरकार अच्छा काम नहीं करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। कैसे एक्शन लेते हैं? क्या लड़ाई पीट करते हैं? नहीं, लड़ाई पीट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग धरना डालते हैं, रैली करते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं ताकि सरकार हमारे बातों को सुने। क्या ऐसा आप बाकी कंट्री में कर लेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है? मतलब क्या दूसरे कंट्री में आप जाके चक्का जाम कर लेंगे, रोड जाम कर लेंगे, धरना स्ट्राइक वगैरह कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे आप, पुलिस मार के हालत ख़राब कर देगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है और हम सबको बहुत सारे अधिकार पहले से मिले हुए हैं। ठीक है, तो सरकार के खिलाफ हम लोग अपना नाराज़गी भी प्रकट कर सकते हैं। मतलब कि सरकार यदि अच्छा काम नहीं करेगी तो हम लोग अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं। अब गुस्सा ऐसे नहीं कि लड़ाई पीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं। गुस्सा हम लोग कैसे दिखाते हैं भाई? गुस्सा हम लोग दिखाते हैं रैली करके, प्रोटेस्ट करके, धरना करके, मुर्दाबाद इस प्रकार का नारेबाजी लगा के, ताकि सरकार का ध्यान जाए हमारे ऊपर और सरकार हमारे बातों को भी सुने। ठीक है, अगला पार्टिसिपेटिंग बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। सीधा सीधा गवर्नमेंट को भला बुरा भी आप कह सकते हो, गवर्नमेंट को भी आप सीधा सीधा भला बुरा कह सकते हैं तब जब गवर्नमेंट काम नहीं करे तब। देखते होंगे ना टीवी पे कई बार आता रहता है कि सरकार मुर्दाबाद है, सरकार अच्छा नहीं है, सरकार खराब है, सरकार ऐसा है, सरकार वैसा है ना, टीवी पे आता रहता है। तो हम लोग क्यों कर पाते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास अधिकार है, हमारे पास राइट्स है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं। अगला है पार्टिसिपेटिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स का मतलब हुआ अलग अलग प्रकार के समस्याएं यदि हैं तो उन समस्याओं को कैसे हटाया जाए। यदि इसके पीछे सरकार काम नहीं करती है तो कौन काम करती है? फिर
हम आम आदमी भी काम करते हैं। मतलब कि यदि कोई ऐसा समस्या है जो कि सरकार दूर ही नहीं कर पा रही है, तो हम लोग फिर अपना अलग ग्रुप बनाते हैं, अपना मूवमेंट चलाते हैं और फिर हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ताकि सरकार का भी उस पर ध्यान आए। देखो, जब तक सरकार अपना हाथ नहीं बढ़ाएगी किसी चीज़ में, तब तक वो अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो किसी भी चीज़ में जब सरकार इन्वॉल्व हो जाती है तो वो काम फटाक से हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग भारत में, चूँकि डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो डेमोक्रेसी होने के नाते हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। तो अधिकार क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और ये सब तरीका है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट में डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं भाई? वोट दे पा रहे हैं। देखो, क्या गवर्नमेंट में आप सीधा सीधा जा पाओगे? नहीं, गवर्नमेंट में आप सीधा सीधा नहीं जा पाएंगे और वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाहर से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं। कैसे? वोट देकर, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये सवाल जवाब करके हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं कहाँ पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रैली वगैरह कर सकते हैं, धरना डाल सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं। उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो सरकार को भला बुरा भी सुना सकते हैं हम लोग, जब काम नहीं करती है सरकार। और लास्टली हम लोग अलग अलग प्रकार के मूवमेंट भी चला सकते हैं सरकार के खिलाफ, है ना, कि सरकार हमारे तरफ सरकार का ध्यान आए और वो हमारे बातों को भी सुने। चलिए, ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। अगला है नीड टू रिजॉल्व या फिर रिसॉल्व, आप जो भी पढ़ लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे अगला चीज़ है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जब कभी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो उस बीच में सरकार का क्या रोल है ना। अब देखो, झगड़ा यहाँ पे दो दोस्त के बीच में हो सकता है, दो मोहल्ले के बीच में हो सकता है, दो घरों के बीच में हो सकता है ना, दो स्टेट के बीच में हो सकता है। तो जब झगड़ा होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आइए, पहला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स अकर when the people of different cultures, religions or economic backgrounds stay together in a society, or conflicts occur when the people feels that they are discriminated। देखो, झगड़ा जनरली होता कब है? झगड़ा जनरली तब होता है जब आप एक ही मोहल्ले में रहते हो और उस मोहल्ले में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग सबका बैकग्राउंड है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तब झगड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे एक ही रिलीजन के लोग हैं, यानी कि एक ही धर्म के लोग हैं, सब एक ही भाषा भी बोलते हैं और सारे अमीर हैं। क्या लगता है आपको, वहाँ पे झगड़ा होगा कभी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका धर्म एक है, मतलब रिलीजन सबका एक है, भाषा भी सब एक बोलता है, सब अमीर है, तो कोई झगड़ा वहाँ पर जल्दी करता नहीं है। लेकिन झगड़ा जनरली सोसाइटी में होता क्यों है? क्योंकि सबका धर्म अलग होता है, सबका रीति रिवाज अपना अलग होता है फेस्टिवल मनाने का। जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, एक सोसाइटी है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब रहते हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं, तो सबका फेस्टिवल मनाने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। सब अलग अलग धर्म के हैं, सबका भाषा भी अलग होगा, सबका बैकग्राउंड भी अलग होगा, मतलब कोई गरीब होगा, कोई बहुत अमीर होगा, कोई मिडिल क्लास होगा। इस प्रकार के सोसाइटी में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और किस प्रकार से झगड़ा होता है, मतलब और क्या कारण है झगड़ा होने का? एक और कारण है झगड़ा होने का, वो है जब लोगों को सताया जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए। जैसे मान लीजिए समाज सोसाइटी में एक ऐसा परिवार रहता हो जो बहुत लोअर कास्ट का है, नीचे जाति का है और वो बहुत गरीब है, उसके साथ यदि भेदभाव होगा तो ऑब्वियस ये बात है, झगड़ा तो होना ही है। तो कहने का मतलब है कि जनरली समाज में झगड़ा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हो, है ना, अलग अलग बैकग्राउंड सबका हो, तब जनरली झगड़ा समाज में, सोसाइटी में ज़्यादा होता है। और जब किसी को सताया जाए, परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए, तब झगड़ा होता ही है। आगे, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। हियर द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। अब जनरली क्या होता है, कई बार दो धर्म अपना अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं और फेस्टिवल मनाने के चक्कर में झगड़ा हो जाता है। कई बार हमारे इंडिया में कई बार ऐसे झगड़े हुए हैं हिंदू और मुस्लिम में, जो कि फेस्टिवल की वजह से हुआ है। एक ऐसा फेस्टिवल होता है हमारे इंडिया में जब
हिंदू और मुस्लिम दोनों का पर्व एक ही डेट को पड़ जाता है। मतलब एक ऐसा भी फेस्टिवल है हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म में, जब हिंदू और मुस्लिम धर्म का फेस्टिवल एक ही दिन पड़ जाता है, तो उस दिन ज़्यादातर इंडिया में जगहों पर झगड़ा हो जाता है, दो समुदाय के बीच में, मतलब दो रिलीजन के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका जिम्मेदारी बनता है बताइए? जिम्मेदारी बनता है पुलिस का। पुलिस क्या कर सकता है वहाँ पे? पुलिस का काम वहाँ पे ये होना चाहिए कि झगड़ा ना हो, इसके लिए अच्छे तरीके से पहरा डालो, अच्छे तरीके से सिक्योरिटी को देखो, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि कई बार हमारे धर्म के अंदर, मतलब कि कई बार एक धर्म का दूसरे धर्म से झगड़ा हो जाना फेस्टिवल को लेकर, है ना, इस प्रकार का भी झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? पुलिस है। तो पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को देखना चाहिए कि झगड़ा ना हो, है ना। यदि एक ही दिन हिंदू धर्म का भी फेस्टिवल है, मुस्लिम धर्म का भी फेस्टिवल है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव किसको हो जाना चाहिए? पुलिस को हो जाना चाहिए कि कोई भी प्रकार का झगड़ा लड़ाई पिट ना करे, है ना। ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन पुलिस यदि यहाँ पे ठीक हो जाए तो फिर झगड़ा भी नहीं होगा, है ना। आगे, रिवर्स कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स। कई बार नदी भी झगड़ा का कारण बन जाता है। नदी, सोचो, मतलब कई बार नदी जो है झगड़ा का कारण बन जाता है। कैसे? आइए आपको समझाते हैं कि नदी जो है वो झगड़ा का कारण कैसे बन जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु दो हमारा स्टेट है, साउथ इंडिया में पड़ता है। केरला सबसे नीचे, तमिलनाडु थोड़ा सा, सॉरी माय मिस्टेक, तमिलनाडु सबसे नीचे, कर्नाटका उसके ऊपर, है ना। तो कर्नाटका और तमिलनाडु हमारे इंडिया का ये दो ऐसा स्टेट है जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। और इन दोनों के बीच में ना लंबे समय से झगड़ा किस चीज़ को लेकर है पता है? नदी को लेकर। नदी को लेकर, रिवर को लेकर इन दोनों स्टेट के बीच में झगड़ा लंबे समय से है। अब क्या झगड़ा है, आइए थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु फॉर द कावेरी वाटर। द डाउन स्ट्रीम डैम, जो कि मिट्टूर में पड़ता है, इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम डैम कृष्ण राजा सागरा इन कर्नाटका। अब देखो होता क्या है, समझिएगा ध्यान से, है ना। साउथ इंडिया में यदि आप देखोगे तो तमिलनाडु पड़ता है बहुत नीचे, उसके ऊपर पड़ता है कर्नाटका। तो ये जो नदी है कावेरी वाटर, मतलब कावेरी वाटर मतलब ये नदी का ही पानी का नाम है, नदी का एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये आता है कर्नाटका से, ठीक, आता कहाँ से? कर्नाटका से। इसको जाना कहाँ है? देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि द डाउन स्ट्रीम डैम, जो कि मिट्टूर में पड़ता है इन तमिलनाडु, कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम डैम, जो कि कृष्णा राजा सागरा इन कर्नाटका। अब इसको ऐसे समझिए, सिंपल सा, कर्नाटका से पानी आ रहा है कहाँ? तमिलनाडु। लेकिन कर्नाटका क्या करता है? पानी को वहीं पर रोक देता है डैम बना के। इस नदी के बीच में कर्नाटका ने क्या किया है? डैम बना लिया है। तो नदी का पानी आना कहाँ चाहिए? कर्नाटका से तमिलनाडु आना चाहिए। लेकिन कर्नाटका क्या करता है? उस नदी को वहीं पे रोक देता है डैम बना के। इसी बात को लेकर दोनों स्टेट के बीच में झगड़ा बहुत लंबे समय से है। तमिलनाडु का कहने का मतलब है, तमिलनाडु यहाँ पे कहता है कि भाई पानी है, पानी पे सबका अधिकार है यार, जितना कर्नाटका का अधिकार है उतना ही तमिलनाडु का भी अधिकार है। लेकिन कर्नाटका वाला क्या करता है इसमें गलती? पानी को अपने स्टेट में ही रोक लेता है डैम बना के। तो यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में लंबे समय से झगड़ा है, किस चीज को लेकर? नदी के पानी को लेकर। क्या झगड़ा है, समझ में आ गया? जल्दी बताइए। तो सिंपल से ध्यान रखिएगा, ये मिट्टूर पड़ता है तमिलनाडु में, मिट्टूर पड़ता है तमिलनाडु में, और कृष्णा राजा सागरा पड़ता है कर्नाटका में। तो यहाँ कर्नाटका में जो ये कृष्णा सागरा राजा सागरा है, ये बेसिकली डैम है जो कि कर्नाटका में पड़ता है। तो इस डैम में ही सारे पानी को रोक दिया जाता है, मिट्टूर में आने नहीं दिया जाता है। सिंपल सा बात इसमें ध्यान रखिए, कर्नाटका में पड़ता है कृष्णा राजा सागरा डैम, और यहीं पे कर्नाटका नदी के पानी को रोक देता है, पानी आगे बढ़ने ही नहीं देता है, यानी कि तमिलनाडु में पानी जाने ही नहीं देता है। इस वजह से जो मिट्टूर का डैम है जो कि तमिलनाडु में, वो बिल्कुल सूखा रह जाता है।
वहाँ के लोगों को समस्या होता है पानी को लेकर। तो इसी बात को लेकर इन दोनों स्टेट के बीच में लंबे समय से झगड़ा चलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो झगड़ा है वो दो इंसान के बीच में हो सकता है, दो स्टेट के बीच में हो सकता है। स्टेट के बीच में कैसे हो सकता है, यहाँ पे समझा हम लोगों ने अभी नदी का एग्जाम्पल लेके, है ना। तो कोई बोले कि बताओ तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में किस चीज़ को लेकर झगड़ा है, तो सिंपल से बताइएगा नदी के पानी को लेकर झगड़ा है। बोले इसको एक्सप्लेन करो, तो सिंपल से बताइएगा कि कर्नाटका नदी के पानी को अपने ही स्टेट में रोक देता है डैम बना के। वो भी किस डैम में पानी को रोक देता है, कृष्णा राजा सागरा डैम में कर्नाटका सारे पानी को रोक देता है, आगे तमिलनाडु में पानी जाने ही नहीं देता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा है और तमिलनाडु का कहना है कि भाई ये पानी है, पानी पे सबका अधिकार होता है ना। इसी चीज़ को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। आगे दी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसका बन जाता है बताइए। यदि दो स्टेट के बीच में झगड़ा है पानी को लेकर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसका बन जाता है झगड़े को निपटारा करने का? नहीं, गवर्नमेंट का। दोनों गवर्नमेंट क्या करे, कर्नाटका का भी गवर्नमेंट और तमिलनाडु का भी गवर्नमेंट, दोनों क्या करना चाहिए, दोनों को बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि भैया पानी क्यों रोकते हो। सिंपल सा, मतलब दोनों गवर्नमेंट को, दोनों स्टेट के गवर्नमेंट को आराम से बैठ के बात विचार करके इस मामला को ख़त्म करना चाहिए। क्या सही बात है कि नहीं? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इक्वालिटी और जस्टिस में क्या लिखा हुआ है। देखो, आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स एंड मेड न्यू लॉज टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल द पीपल इन द कंट्री विच आर एज फॉलोज। देखो, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिसके तहत लोगों को बराबर दर्जा मिल सके, सब आपस में बराबर हो सके, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इस प्रकार का भाव सबके मन में आए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। मतलब पहले क्या होता था ना, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। कोई बहुत अमीर है तो अपने आप को महान समझता था, कोई बहुत गरीब है तो उसको लोग सताते थे, डराते थे, धमकाते थे। तो सरकार ने क्या किया, कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो, सबको बराबर इज्जत मिले, सब सोसाइटी में बराबर रहे, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। तो सरकार ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के कानून बना दिए हैं, अलग अलग प्रकार के कानून और नियम बना दिए हैं ताकि सब इक्वल हो सके, कोई भी आपस में भेदभाव ना कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। पहला है, they have made rules that all the people of the country have the same rights for living their life with dignity and pride। सरकार ने पहला बात ये बोला कि चाहे कोई भी कितना अमीर ही क्यों ना हो, चाहे कोई कितना गरीब ही क्यों ना हो, सबको इज्जत से और बराबर, मतलब कि सबको बराबर और सबको इज्जत से रहने का मौका मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो सरकार ने सिंपल सा बोला कि आप कितना अमीर हैं कितना गरीब है उससे कोई मतलब नहीं है, सब सोसाइटी में, सब समाज में क्या है, बराबर है, सब इक्वल है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सबको इज्जत मान सम्मान से रहने का अधिकार है। ठीक है, आगे, नो वन शुड फोर्स प्रेशराइज और एक्सप्लॉइट अनदर पर्सन। कोई इंसान किसी को फोर्स नहीं कर सकता, दबाव नहीं डाल सकता उसके ऊपर, और कोई भी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि कोई इंसान किसी को डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, मार पीट नहीं सकता, सबको समाज में रहने का बराबर अधिकार है। ये दूसरा बात कहा सरकार ने। अगला है, दे हैव इक्वल राइट्स टू यूज ऑल कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द कंट्री। सरकार जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी उस पर सबका अधिकार होगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, सरकार के फैसिलिटी का वो फ़ायदा उठा सकता है। जैसे ट्रेन में हर आदमी जा सकता है, बिजली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, पानी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी जाकर इलाज करवा सकता है। तो सरकार ने बोला चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब के लिए अधिकार क्या होगा, बराबर होगा, सब सरकार की नज़र में इक्वल होगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। तो सरकार जो भी फैसिलिटी देती है उस फैसिलिटी का मौका किसको मिलेगा,
सबको मिलेगा। ठीक है, आगे, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसेस, किसी भी प्रकार के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, चाहे वो लोअर कास्ट हो चाहे वो अपर कास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, कोई किसी को दबाव नहीं डालेगा। ये चीज़ है, समझ में आ रही है बात। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यही है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सबको समाज में रहने का अधिकार बराबर है। ठीक है, अगला है लास्ट, पीपल हैव द फ्रीडम टू चूज द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पे लोगों के पास अधिकार होगा कि वो किस रिलीजन में रहना चाहता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे भारत में आज लोगों के पास ये चॉइस है कि वो अपना धर्म बदल सकता है। जैसे कोई हिंदू है तो मुस्लिम में जा सकता है, कोई मुस्लिम है तो हिंदू में आ सकता है। मतलब कि इंसान के पास ये अधिकार है कि वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, उसको जो अच्छा लगेगा उस रिलीजन में वो ढल जाएगा। सिंपल है, ध्यान रहेगा इस बात का। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इंसान के पास आज इंडिया में बहुत सारे अधिकार हैं। वो अपना धर्म बदल सकता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, सब समाज में बराबर है, सबके लिए कानून क्या है, एक है, इक्वल है। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। क्या कहीं पे कोई डाउट आप लोगों को चैप्टर में? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे। अच्छा एक बात और, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में कहीं डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।